Very good morning, class. Today we are going to start chapter number 3 of history, Rural Life and Society. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटिश कंट्रोल में जो हमारी रूरल लाइफ थी वो कैसी थी, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ने हमारे फार्मर्स को या हमारे रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे उनको कैसे अफेक्ट किया। ब्रिटिश की एग्रेरियन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया एज अ मर्चेंट वो एक ट्रेडर बन के आए थे और उनका यहाँ पर मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। द कॉलोनियल पॉलिसीज इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट एंड टू एक्सप्लॉइट द इंडियन पीपल। जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी ये सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रही थी और इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट कर रही थी। कमर्शियल पॉलिसीज लेड टू कंप्लीट रूइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए जो कमर्शियल पॉलिसीज थे उससे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो बिल्कुल बंद हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने यहाँ पर लगने नहीं दिया। अब क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लगी नहीं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उस टाइम पर इंडिया लैग कर गया था। मतलब और कंट्रीज़ में इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी। बट द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स वर ओप्रेस। लेकिन इन्होंने क्या करा, फार्मर्स को लैंडलॉर्ड्स को ओप्रेस किया और उनसे अपने टैक्सेस कलेक्ट करे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। स्टार्टिंग में जो टैक्स थे देखिए, these outsiders interfering in the village administration and the panchayats lost their importance। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपॉइंट करे लैंडलॉर्ड्स, ऐसे ऑफिशियल्स जो क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, लेकिन ये विलेज से नहीं होते थे। इसलिए जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी इसने अपनी इंपॉर्टेंस लॉस कर दी। अब रिवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो फिक्स अमाउंट में कलेक्ट होता था। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज अ फिक्स अमाउंट विदाउट टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस इन कंसिडरेशन। ठीक है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, अब देखिए जो भी ये वॉर जीते थे उसके बाद इनको ह्यूज रेवेन्यू कलेक्ट मिलता था। जो हार जाता था, जो भी किंग हार जाता था उस पर ये बैटल चार्जेस इम्पोज कर देते थे, फिर उनको उसको भरना पड़ता था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड ऑल्सो इंक्रीज एंड लैंड रेवेन्यू बिकेम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंपनीज इनकम। नाउ द इंग्लिश engaged themselves in involving a theory that could legitimate the practice of economic exploitation of the Indian peasantry। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुई उसके बाद इनको ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वॉर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको कि लड़ाई करने के लिए जो भी इनके एक्सपेंस हुए थे वो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में जो किंग थे उनसे वसूल लिए। नाउ द इंग्लिश एंगेज देमसेल्फ, अब इन्होंने अपने आप को एंगेज कर लिया इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करने में, ताकि इकोनॉमिकली इंडिया से जितना पैसा हो सके उतना ये ले सके। चलिए, दे इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। अब इन्होंने अलग अलग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स स्टार्ट करी, मतलब कि इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम बनाए ताकि ये लैंड से या फिर फार्मर से या फिर जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं, मोस्टली फार्मर्स रूरल एरियाज़ में रहते थे उस टाइम, तो उनसे टैक्स कैसे कलेक्ट करें। तो सबसे पहला जो सिस्टम इन्होंने बनाया था उसका नाम है परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कराया था या स्टार्ट किया था 1793 में। टू एंश्योर अ रेगुलर इनकम द कंपनी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम। इट हैड टू मेन फीचर्स। Under this, Jamidari was made a landlord of the entire land from which till now he had only collected taxes। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, जो जमींदार थे उनको लैंड का ऑनर बना दिया गया। ठीक है, पहले जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया करते थे फार्मर्स से,
लेकिन अब जो फार्मर्स की जितना भी लैंड था वो जमींदार को दे दिया गया था और जमींदार से एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता था। द कल्टिवेटर देन बिकेम हिज टेनेंट, जो कल्टिवेटर थे वो क्या होते थे, वो सिर्फ उनके लिए काम करते थे, जमींदार के लिए काम करते थे। In this system, the jamidar had to pay as tax was fixed forever, could extract any amount from the peasants, pay a fixed amount to the state and keep the rest for himself. अब इस सिस्टम में क्या होता था, जो जमींदार होते थे उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। अब जब जमींदार लैंड का ओनर है तो पीजेंट्स उसके लिए वर्कर्स हो गए, जो उसके काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं छोटे छोटे। तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो चाहे मन चाहा टैक्स कलेक्ट कर देते पीजेंट से और एक फिक्स अमाउंट उन्हें देना होता था ब्रिटिशर्स को, वो दे देते थे और अपने पास बाकी का अमाउंट रख लेते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जमींदार का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जितने भी पीजेंट्स थे वो मैक्सिमम पीजेंट जो थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। मैनी जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स एंड वर रिप्लेस्ड बाय न्यू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। अब क्या हुआ, अगर कोई जमींदार टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उसका जो लैंड है वो कंपनी का हो जाएगा। बाय 1815 नियरली हाफ ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओल्ड जमींदार्स टू मर्चेंट्स एंड अदर वेल्दी क्लासेस। और 1815 तक जो 50% लैंड इंडिया का था, जो कि पहले जमींदार के अंडर में था, वो मर्चेंट्स को और वेल्दी क्लासेस को दे दिया गया था। These were people who had money to buy land but had no interest in improving it or the condition of peasantry। तो ये वो लोग थे जो लैंड तो बाय करना चाहते थे, लेकिन पीजेंट्री के लिए और लैंड के लिए इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन दिस सिस्टम जमींदार्स वर्कड एज एजेंट और गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू। अब इसमें जमींदार एजेंट बन गए गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करने में। A jamidar was required to pay about 89% of what he received as land revenue to government and retain 11% with himself for his service। तो जो जमींदार होते थे उनको 89% सबमिट करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, 11% उनके लिए होता था। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर 10 ईयर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। और जो लैंड रेवेन्यू था 10 साल तक फिक्स रखा जाता था। द जमींदार्स वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ऑफ जमींदारी। और जमींदार्स को हेरिडेटरी राइट मिलते थे, मतलब कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बनता था। द ब्रिटिश डिड नॉट गेट बेनिफिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज द रेवेन्यू डिमांड रिमेन्ड द सेम, but they got their benefits. The British were able to create a group of people, the Jamidars, who became their allies as time went by. It was very important to have them on their side as there were many farmers revolt in Bengal in the last quarter of the 18th century। अब क्योंकि इतना कुछ हो रहा था फार्म्स के साथ, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग जगह पे, लेकिन बंगाल में जैसे। लेकिन कुछ क्या मोस्टली ऐसे जमींदार थे जो अलाइज बन चुके थे, अलाइज मतलब दोस्त बन चुके थे ब्रिटिशर्स के, और फार्मर्स के प्रोटेस्ट को ओप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए काफ़ी हेल्प करी इन्होंने। After the initial troubles, the condition of the jamidars improved as their powers over the tenants increased. Their income from land revenue was secure and regular, and there was stability of income. This helped them in their conquest. अब स्टार्टिंग के बाद जमींदार्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई और इनको एक स्टेबल इनकम भी प्रोवाइड कराई गई। द परमानेंट सिस्टम वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू ओडिशा। अब परमानेंट सिस्टम को ओडिशा में, नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, सम पार्ट्स सच एज अवध में, अ टेम्परेरी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस लैंड। रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स परमानेंटली बट कुड बी रिवाइज पीरियडिकली। तो अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें जो परमानेंट सेटलमेंट के जैसा ही था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट का ही पार्ट कह सकते हैं आप इसको। बस इसमें क्या था कि कुछ जैसे परमानेंट सेटलमेंट तो 10 साल के लिए फिक्स हो जाता था, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए चलाया गया था कुछ सेलेक्टेड एरिया में, जैसे ओडिशा में, मद्रास में और अवध में। अब हम जो दूसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज रियोतवाड़ी सिस्टम। द रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो ड्यूरिंग 1822-1827। अब रियोतवाड़ी सिस्टम को मद्रास में थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास में इसको स्टार्ट किया गया। इन दिस सिस्टम द कंपनी मेड अ रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली विद द रियोट और फार्मर्स। अब इसमें क्या हुआ था, रियोतवाड़ी सिस्टम में जो कंपनी थी वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया करती थी, किससे? फार्मर से।
द फार्मर्स वॉज ओनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू, और फार्मर लैंड का ओनर रहेगा जब तक वो रेवेन्यू देता रहेगा। अगर वो टैक्स नहीं देगा तो वो लैंड जो था वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और रेवेन्यू फिक्स था। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स द लैंड रेवेन्यू वॉज प्रोड्यूस्ड एंड लैंड वॉज गिवन अ सीलेबल वैल्यू। द मनी लेंडर्स बिगेन टू सीज द लैंड्स ऑफ देयर फार्मर्स डिबेटर्स एंड आइदर evicted them or reduced them to tenants. The rayot had to pay revenue even when his produce was partially or wholly destroyed. अब देखिए, इनको मतलब नहीं था कि आपकी फसल का क्या हो रहा है, बस इनको टैक्स चाहिए था। तो ये फिक्स हो जाता था एक लैंड की फर्टिलिटी को देखकर कि इस लैंड से इतना टैक्स हमने लेना है, और वो टैक्स देना ही देना पड़ता है फार्मर को, चाहे वो उसकी फसल को कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी फसल उगे चाहे ना उगे। Now the third system is Mehelwadi system. In 1830 the Mehelwadi system was introduced in Punjab, parts of Uttar Pradesh and Central India. तो मेहलवाड़ी सिस्टम 1930 में स्टार्ट हुआ, 1830 में स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश, पंजाब और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में। द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड फॉर एंटायर महल और एस्टेट और विलेज। इसमें पूरे विलेज के लिए, मतलब पूरे विलेज के लिए एक रेवेन्यू सेटलमेंट बना दिया गया था। द लैंड इन दीज विलेजेस बिलोंग टू विलेज कम्युनिटी विच वॉज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब महलवाड़ी सिस्टम के अंदर जो विलेज था उसकी जो उसमें जितना भी लोग रहते थे, जितने भी उनके लैंड था, उनको कलेक्टिव मतलब उनको कलेक्ट करके इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी थी जिससे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। तो कहने का मतलब है वो कम्युनिटी क्या करती थी, सारे फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और फिर ब्रिटिशर्स को देगी। दस इन मेलवाड़ी सेटलमेंट विलेज असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज कैरिड आउट। इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ फैमिलीज कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड एज कलेक्टिव ऑन अ स्टेट। द लैंड रेवेन्यू कुड बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये भी रेवेन्यू जो था पीरियडिकली रिवाइज होता जाता था। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थैंक यू क्लास।